वीडियो का मकसद आप तक तथ्यों के साथ सच्चाई को पहुंचाना है, वो सच जो आप तक पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे एमएसपी के भविष्य, यानी लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। क्या ऐसी मांग पूरी हो सकती है? समझेंगे लेटेस्ट बजट के साथ। देखने की कोशिश करेंगे फार्म बिल्स के अनछुए पहलू भारतीय किसानों के नजरिए से। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोग या मध्यम वर्गीय हैं या छोटे किसान, और हमें 2 वक्त की रोटी या चावल के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सब्जियां सब्जियां तो अभी भी महंगी हैं। जहां टमाटर 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं फल तो हमारे यहाँ व्रत त्योहार या किसी फैमिली मेंबर के बीमार पड़ने पे ही आते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः सब्जियों से भी महंगे होते हैं। तो इससे ऐसा स्वाभाविक लगता है, जब गेहूं चावल इत्यादि अनाज सस्ते हैं, फल सब्जियों से ज्यादा उपलब्ध हैं, तो निश्चित ही इन अनाजों का उत्पाद फल सब्जियों से ज्यादा होता होगा। और बस यही हम गलत हैं। जहां हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन 290 मिलियन टन है, वहीं फल सब्जियों का उत्पादन इससे भी अधिक 320 मिलियन टन छू चुका है। फिर भी इस उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा बेकार हो जाता है, स्टोरेज के संसाधनों जैसे गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस की भारी कमी के कारण। इस नुकसान को हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कटाई के बाद का नुकसान कहते हैं। वर्ष 2018 में नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कटाई के बाद के नुकसान का आकलन लगभग 93,000 करोड़ था। वहीं मई 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल में तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर कुमार ने केवल फल और सब्जियों के पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन 2,40,000 करोड़ बताया था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, जब देश और किसानों को इतना नुकसान हो रहा है कोल्ड स्टोरेजेस गोडाउन की कमी के कारण, तो हम इनकी संख्या बढ़ा क्यों नहीं रहे? इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला, सरकार की आर्थिक मजबूरी यानी लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी व्यापारियों में डर छापेमारी का। सरकार की आर्थिक मजबूरी को समझने के लिए देखते हैं लेटेस्ट बजट यानी सरकार के खर्च और कमाई का हिसाब। इस बजट में कुल अनुमानित खर्च है लगभग 35 लाख करोड़। इन खर्चों का वहन करने की कमाई का मुख्य जरिया है टैक्सेस यानी कर। इस साल कर से होने वाली कमाई का आकलन लगभग 18 लाख करोड़ है, यानी कुल खर्च और टैक्सेस से हुई कमाई का फासला लगभग 17 लाख करोड़। अब देश बड़ा है तो आंकड़े भी बड़े होंगे। आंकड़ों को देखने से ज्यादा समझना भी जरूरी है, इसलिए आप समझ लीजिए देश को एक संयुक्त बड़ा परिवार। अब इस परिवार को चलाने के लिए कई तरह के खर्च भी होंगे। जहां ये देश के लिए 35 लाख करोड़ है, वही इस संयुक्त परिवार के लिए 35 लाख ही मान लें। कमाई से आए 18 लाख, मतलब कमाई और खर्च के बीच का फासला लगभग 17 लाख। और किसी बड़े परिवार की तरह सरकार इस फासले को कम करने की कोशिश करती है अपने गहने बेचकर, जो सरकार के लिए हैं। यहाँ इसकी हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूज में। हिस्सेदारी बेचने को सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहती है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से इस बजट में सरकार को मिलने का अनुमान है लगभग 1,75,000 करोड़, जिसे हम आसानी के लिए 2 लाख करोड़ भी मान लेते हैं। 18 लाख करोड़ प्लस 2 लाख करोड़, कुल कमाई हुई 20 लाख करोड़, जबकि कुल खर्च है 35 लाख करोड़। कुल कमाई कुल खर्च के बीच के फासले को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, जो हमारे केस में है 15 लाख करोड़। अब हमारा संयुक्त परिवार जिसका कुल खर्च 35 लाख था कि कुल कमाई 20 लाख की है, और 15 लाख रुपए इसे बाजार से कर्ज के तौर पे उठाना होगा। मोटे शब्दों में इसका मतलब है कि देश को चलाने के खर्च का लगभग 43% हिस्सा सरकार कर्ज लेकर पूरा कर रही है। और अगर आपको लगता है कि 3 से 4 सालों में इन कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी, तो आप जरूर जान लें देश लगभग 40 सालों से फिस्कल डेफिसिट में है और सरकार ऐसे कर्ज ले रही है। और लोन पे उठाए ऐसी राशियों पर केवल इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पर सरकार इस बजट भरेगी 8 लाख करोड़, जो इस बजट का लगभग 20% है। यानी देश लोन ले रहा है पहले से लिए लोन्स की केवल इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। इसलिए फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा एक ऐसी आर्थिक मजबूरी बन जाता है जिसके कारण सरकार कई बड़े आर्थिक फैसले तुरंत नहीं ले पाती। बजट को समझना हमारा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बजट को समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी मिल सकती है या नहीं। अब ध्यान देते हैं किसानों और व्यापारियों में छापेमारी का डर। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट
ECA सरकार लेकर आई थी 1955 में। उद्देश्य था कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना। इसके अंतर्गत कालाबाजारी और जमाखोरी करते हुए पकड़े जाने पर 7 वर्ष की जेल या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान था। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल हमने पिछले साल कोविड लॉकडाउन में देखा था, जब सरकार मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत लेकर आई थी, ताकि इसकी कालाबाजारी रुके और इसके दाम ज्यादा ऊपर ना भागे। 1955 में आए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत पड़ी छापेमारियों ने जहां एक तरफ ब्लैक मार्केटिंग और कोडिंग पे लगाम लगाई, वहीं इसके डर से व्यापारियों ने नए गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेजेस की संख्या में भारी कमी की। अब सरकार जहां एक तरफ नए गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेजेस बनाने के लिए किसानों और किसान समूहों को सब्सिडाइज्ड लोन देने के लिए 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेकर आई है, वहीं किसानों और किसान समूहों में छापेमारी का डर कम करने के लिए अमेंड किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को। अब टमाटर से समझते हैं किसान की मजबूरी और फार्म बिल्स को। अगर दिमाग पे थोड़ा जोर डालें तो एक आध घटनाएं जरूर याद आ जाएंगी जहां किसान ने अपने उत्पाद को खुले सड़क पर फेंक दिया। लगभग 2 साल ऐसी पुरानी एक घटना से समझते हैं APMC मंडी को। इस समय जहां देश में टमाटर बिक रहा था 30 रुपए प्रति किलो, वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को मिल रहे थे 50 पैसे प्रति किलो। अब किसान की मजबूरी को देखिए। अमूमन बाजार से हम वही टमाटर लेते हैं जो कम से कम 4 दिन चले। अब दुकानदार के पास 1 से 1.5 दिन, मंडी से होलसेलर से दुकानदार के लिए 1 और दिन। अब अगर टमाटर की शेल्फ लाइफ 7 दिन है विदाउट रेफ्रिजरेशन, तो किसान को मिला आधा दिन टमाटर को फार्म से मंडी तक पहुंचाने के लिए। देश में 496 स्क्वायर किलोमीटर पे एक APMC मंडी है। यह इलाका चंडीगढ़ के इलाके का 4 गुना है। मतलब किसान की पहुंच से मंडी दूर है। यहाँ उत्पाद को पहुंचाने के लिए किसान को माल ढुलाई का खर्च भी अलग से वहन करना होगा। अब मंडी पहुंचे किसान को जब 50 पैसे प्रति किलो मिल रहे हैं तो किसान क्या करे? वापस जाए तो फिर से माल ढुलाई का खर्च जो मंडी में मिल रहे टमाटर के दाम से ही ज्यादा है। वापस ले भी जाए तो रखे कहाँ, और रखे भी तो रखे क्यों? क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ टमाटर का दाम बढ़ने से ज्यादा घट रहा है और 7वें दिन बिल्कुल शून्य हो जाएगा टमाटरों के खराब हो जाने के कारण। अब बिहार में बैठे आप सोच रहे होते कि अगर हमें पता होता तो हम ही खरीद लाते। तो रुकिए, ऐसी खबर प्राय टमाटर के सड़क पर फेंके जाने के बाद दूसरे दिन ही न्यूज मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है। और अगर आप बिहार से मध्य प्रदेश समय रहते के साथ पहुंच भी जाते तो भी किसान कानूनन अपने उत्पाद आपको बेच नहीं सकता। APMC एक्ट के अंतर्गत जो बाध्य करता है किसानों को अपने उत्पाद केवल और केवल मंडी में ही बेचने के लिए। इसीलिए सरकार लेकर आई पहला बिल जो किसानों को मंडी के साथ साथ मंडी के बाहर भी अपने उत्पादों को बेचने की आजादी देता है, और साथ ही देता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां किसान अपने उत्पाद ऑनलाइन लिस्ट करवा सके, ताकि बिहार में बैठा व्यापारी समय रहते मध्य प्रदेश में टमाटर के भाव जान पाए, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश का किसान अपने उत्पाद स्टोर करवा सके। इसीलिए अमेंड किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को और 6 उत्पादों के ऊपर से स्टॉक लिमिट हटा दी है। MSP केवल 6% किसानों को ही मिलती है, जो मुख्यतः पंजाब और हरियाणा से हैं। इन राज्यों में हुए आंदोलन से हम समझ सकते हैं MSP का महत्व हमारे किसानों के लिए, और महत्व हो भी क्यों ना। MSP की गारंटी के साथ 2013 में NSSO के सर्वे में हरियाणा के किसान भाई बहन जहां 14,500 रुपए प्रति महीना कमा रहे थे, वहीं बिहार में बिना MSP की मात्र 3560 रुपए। MSP एक प्राइस गारंटी है किसानों के लिए, ताकि किसान ज्यादा उत्पादन से दाम गिरने के डर से मुक्त हो खेती करें। पर फल सब्जियों में ऐसी गारंटी तो किसी को नहीं मिलती, पर इसका होना कितना आवश्यक है ऊपर दिए आंकड़ों से साफ दिखता है। यहाँ जरूरी है बात करना उन 94% किसानों के बारे में भी जिन्हें MSP जैसी प्राइस गारंटी नहीं मिलती। अब ध्यान देते हैं टमाटर से बनने वाले मैगी टोमेटो केचप पे, जिसका दाम लगभग पूरे साल सेम रहता है। अब हमारा किसान जो 50 पैसे पे टमाटर सड़क पे फेंकने को मजबूर था, अगर इस कंपनी के साथ केवल 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे इस किसान भाई के लिए भी वैसी ही प्राइस गारंटी का काम करेगा जैसे MSP पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों के लिए करता है। पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानूनी ढांचे का होना अति अनिवार्य है, और दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ऐसे ही कानूनी ढांचे की बात करता है। तो पहला फार्म बिल किसानों को आजादी दे रहा है मंडी के अलावा मंडी के बाहर भी बेचने की, साथ ही किसानों को मंडी के बाहर और नए खरीदार मिल पाए, इसलिए सरकार लेकर आई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले बिल के तहत। प्राइस गारंटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दूसरे बिल के तहत, और किसान अपने उत्पाद स्टोर करवा पाए, इसीलिए स्टॉक लिमिट हटा दी है, लेकिन केवल 6 उत्पादों के ऊपर से ही। अब ध्यान देते हैं खामियों और सबसे ज्यादा भ्रांतियों के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई विवाद हो तो किसान न्यायालय नहीं जा सकता, फैसला STM लेवल पे होगा मामलों के जल्द निपटारे के लिए। सरकार इसका कारण बताती है
न्यायालय में पहले से ही लंबित लगभग 4 करोड़ केसेस, पर इसका समाधान हो सकता है एक स्पेशल कोर्ट की मांग, जो केवल किसानों से संबंधित ऐसी शिकायतों और विवादों के निवारण के लिए हो। अब ध्यान देते हैं कुछ अफवाहों और मिसकंसेप्शंस की तरफ। पर जमीनें बिक रही हैं। किसान के हाथों से जमीनें छिन जाएंगी, ये बात बिल्कुल निराधार है दोस्तों। अगर हम बिल को देखें तो बिल में साफ लिखा है जमीन की खरीद, बिक्री, लीज या मॉर्गेज के लिए कोई फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें संशोधन किया है। उसमें क्या है कि स्टॉक लिमिट हटा दी है। फिर 20 रुपए का प्याज खरीद के 200 रुपए 300 रुपए खरीदेंगे। महंगाई होगी ही, ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि बिल के तहत स्टॉक लिमिट को हटाया गया है, खत्म नहीं किया गया। बिल कहता है अगर हॉर्टिकल्चर आइटम जैसे प्याज के दाम अगर 2 गुना यानी 20 से 40 हो गए तो सरकार फिर से स्टॉक लिमिट लगा देगी। इसी तरह अगर अनाज जैसे चावल के दाम 1.5 गुना यानी 20 से 30 हो गए तो सरकार फिर से लिमिट लगा देगी। आप तीनों कानूनों को खारिज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कोई इन बिलों को खारिज करने की मांग मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के किसान भाई बहन कर रहे हैं, जिन्हें डर है एमएसपी के खत्म किए जाने का। पर ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि भले जहां कुछ 6% किसान ही अपने उत्पाद एमएसपी पे सरकार को बेचते हैं, वहीं एमएसपी पे खरीदे गए इन चावल गेहूं जैसे अनाज पर लगभग आज 90 करोड़ से ज्यादा भारतीय आश्रित हैं। एमएसपी पे खरीदे इन अनाजों से जहां एक तरफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत 81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को राशन के लिए अनाज मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इसी अनाज का इस्तेमाल 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों के मिड डे मील के लिए भी होता है। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर सरकार एमएसपी खत्म कर दे तो इन 70% देशवासियों के लिए अनाज आएगा कहां से? और अब जब माननीय प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि एमएसपी है और रहेगी, तो महत्वपूर्ण सवाल है कि उन 94% किसानों को भी एमएसपी की प्राइस गारंटी कैसे मिले? क्या सरकार सारे अनाज खुद ही किसानों से एमएसपी पे खरीद सकती है? और क्या देश हमें एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम है? इस बजट में देश का फिस्कल डेफिसिट यानी देश के ऊपर कुल कर्ज है 15 लाख करोड़। अगर सरकार केवल उन 23 उत्पादों जिन पर एमएसपी की गारंटी मिलती है का ही 100% खरीद ले तो कुल खर्च आएगा 17 लाख करोड़, जिसके बाद देश के ऊपर कुल कर्ज होगा 30,50,000 करोड़, जो कि इस बजट का लगभग 90% है। इतने अनाजों को स्टोर कहां और कैसे करेंगे, जब देश में केवल 6% किसानों से खरीदे गए चावल और गेहूं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है? और उन किसानों का क्या जो इन अनाजों से ज्यादा फल और सब्जियां उगाते हैं? उन्हें एमएसपी की गारंटी कैसे मिलेगी? एक बड़े परिवार के लिए लोन लेना घर बनाने के लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, लेकिन अगर ये परिवार लोन ले रहा है पहले से लिए लोन के केवल इंटरेस्ट को चुकाने के लिए और अपने ही उत्पाद खुद ही खरीदने के लिए, तो परिवार आगे लोन चुकाएगा कैसे? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है, परिवार आगे चलेगा कैसे? फैक्ट्स आपके सामने हैं, अब आप डिसाइड करें कि देश आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं हमें एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए। अगर अभी नहीं है तो जब तक सक्षम हो न जाए तब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही एकमात्र विकल्प है, बाकी के 94% किसानों को एमएसपी जैसी ही प्राइस गारंटी दिलाने के लिए, जिसके लिए जरूरत है एक ऐसे कानूनी ढांचे की जिसके तहत एक तरफ किसानों को एमएसपी जैसी ही प्राइस गारंटी मिले और वहीं दूसरी तरफ कंपनियां भी प्रेरित हों किसान भाई बहनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए बिल में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है जो बिना बाकी के 94% किसानों के आगे आए संभव नहीं। अगर इस वीडियो में बताए गए तथ्य आपको किसान हित में लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और देश हित में किसान भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।